हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि झनक की हालत काफ़ी ख़राब होती है। जहाँ पे रानी बोलती है कि झनक क्या हुआ तुम बताओ। जहाँ पे फूल कुमारी को यहाँ पे शक हो जाता है और वह बुआ को बोलती है कि बताओ बुआ तुमने क्या मिलाया इस नूतन को, कहीं तुमने जहर देने की तो कोशिश नहीं की। झनक बोलती मैं नहीं पी रही, तुमने ज़बरदस्ती दिया, जब से दिया मुझे उल्टी और बेचैनी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरा शरीर काँप रहा है। तब उसकी बुआ बोलती है उल्टी तो तुम्हें रोजाना होती रहती है, इससे कुछ नहीं होता है, काढ़ा कड़वा होता है और कुछ नहीं होता है, कड़वा नहीं होगा तो क्या, और उल्टी तो तुम्हें होती रहती है, इसमें क्या है, जब देखो तो शक करती रहती हूँ, मैंने इसके भले के लिए पिलाया, उपवास था तभी तो पिलाया। तभी यहाँ पे फूल बोलती है अच्छा उपवास था तो मुझे भी लाओ, मुझे भी दो, हमें क्यों नहीं पिला रहे। तभी उसकी बुआ बोलती अरे तुम्हारे लिए बाहर रखा है, तुमको यही क्यों पीना, दूसरा ला के देती हूँ। तभी वो बोलती नहीं नहीं हमको यही पीना है, हमें यही ला के दो। और उसके बाद छीना झपटी में जो होता है वो मटका अचानक से गिर जाता है, और जैसे वो मटका गिर जाता है यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे अचानक बोलती है मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, और फूल रानी जो थी ज़िद कर रही होती है वो उस मटके से का काढ़ा पीने के लिए, जहाँ पे उसकी बुआ कंका नहीं देती। तभी यहाँ पे बुआ को गुस्सा आ जाता है, बोलती कर लिया अपनी मनमानी, तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा यहाँ पे ना टांग मत अड़ाओ नहीं तो भारी पड़ेगा। तभी यहाँ पे फूल बोलती कि पराशर को आने दो, तुम बचोगी नहीं, तुमने जो खेल खेला है ना उसका हम बताएंगे, उसका साजिश की तुमने पता नहीं क्या मिला के उसको काढ़ा में पिला दिया। उसके बाद कंका बोलती चलो बुआ भलाई का ज़माना नहीं रहा, ये कह के दोनों लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे नूतन यानी झनक का हालत काफ़ी ख़राब हुआ रहता है, जहाँ पे फूल कुमारी बोलती है कि पता नहीं वो लोगों ने क्या पिला दिया जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो रही है। नूतन बोलती है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे एकदम एकदम बहुत टेंशन हो रहा है, मेरा शरीर काँप रहा है, मुझे उल्टी जैसी लग रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत दर्द भी हो रहा है एकदम से। तभी फूल रानी बोलती तुम चिंता मत करो, पराशर कहाँ गया, उसको बुलाना पड़ेगा, एक तो वीर मंगल दानव भी नहीं है कि उनको हम बुला के कुछ कर ले। काम कर रानी, तू जा उस दाई को बुला के लेके आ, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नूतन देख तू गहरी सांस लेती रह, तू अपना आँख मत बंद कर, ठीक है, गहरी सांस लेती रह, दाई किसी भी टाइम आती रहेंगे। लेकिन यहाँ पे नूतन की हालत ऐसी ख़राब होती कि पूछ नहीं, और वह फूल रानी के फूल के कंधे पे वहीं पे सो जाती है और बेहोश हो जाती है। अचानक से उसके मुँह से झाग भी निकल आता है। उसके बाद गाँव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी पराशर भी आता है। पराशर बोलता है अरे नूतन को क्या हुआ। जहाँ पे फूल कुमारी और रानी बताते हैं कि तुम्हारी बुआ ने कछुआ मिला के इसको काढ़ा बना के ऐसा दे दिया था, तभी से इसकी हालत ऐसी। तभी कंका बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो काढ़ा हम भी तो पिए थे, बुआ भी पिए थे, कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ और चीज़ों से हुआ, तुम लोग ज़्यादा मत बोलो। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है देख बुआ अगर तूने ऐसा कुछ किया तो अभी भी बता दे, तू जेल में जाने से तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अरे उसने क्या बिगाड़ा था तुझे समझ में भी आ रहा है, नूतन हमारी जिम्मेदारी थी और उसके कोख में एक बच्चा भी पड़ रहा था, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा। तभी उसकी बुआ बोलती है कि बस करो पराशर, कुछ भी मत बोलो, अरे हमें क्या लेना देना, माना कि वो लड़की मेरी पसंद थी लेकिन हमने थोड़े उसको ये सब किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे अंबिका और अभिजीत दरवाजा खोलते हुए देखते हैं ईशानी को इस तरह से बेड पे लेटा हुआ, जहाँ पे ईशानी पूरी तरह से बेहोश पड़ी रहती है। सुनकर अभिजीत को गुस्सा आता है देख के, और वह अंबिका को डांटती है कि तुम हाथ मत लगाओ, तुम्हें तो अब तो खुशी मिल गई होगी ना, तुम तो यही तो चाहती थी वो दम तोड़ दे, ऐसी माँ हो तो तुम अब तुम्हें खुश होना चाहिए। तभी अंबिका बोलती थी अरे मैं ये सब गुस्से में करती थी, मुझे क्या पता था ये अंजाम होगा। अभिजीत बोलता है तो अंजाम देख लिया ना तुमने, अब मैं लाचार हो गया, अब मत आंसू बहाओ, तुम खुशी मनाओ। दूसरी तरफ देखते हो उसके भाई बहन भी एकदम घबरा से जाते हैं। तभी उसका भाई कहता है आप लोग शांत हो जाइए, सब आप लोग की वजह से हुआ, अगर दीदी से आप अच्छे से बात कर रहे होते तो दीदी के साथ ये सब नहीं होता। तभी अंबिका बोलती काम कर आराधना, तू जाके फटाक से फ़ोन लेके आ, मैं कॉल करती हूँ, मैं कॉल करके सबको डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करती हूँ। उसके बाद अंबिका डॉक्टर को बुलाती है कि आप यहाँ पे आ जाइए, ईशानी की हालत काफ़ी नर्वस है, बहुत ख़राब है। उसका डॉक्टर वहाँ पर बोलते ठीक है मैं आता हूँ। दूसरी तरफ उसका भाई कब से उठाने के लिए परेशान होता है। अंबिका बोलती है भगवान पता नहीं क्या हो गया, ईशानी बेटा तू उठ, तू ऐसी कार नहीं बन सकती, तुझे तो लड़ना है दुनिया के सामने, तुझे क्या लगता है तू ऐसे कर लेगी तो सबके सवालों से बच जाएगी, कदापि नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे फूल रानी पराशर सभी लोग प्रयास करके थक गए होते हैं। पराशर पानी वानी डाल के सब कुछ थक जाता है। फूल रानी बोलते हैं हम लोग ये सब कुछ कर चुके हैं, नुस्खे आजमा चुके, कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी यहाँ पे पराशर को गुस्सा आता है और वह बुआ से पूछता बता बुआ तूने इसको क्या पिलाया जो इसकी वजह से नूतन की हालत हो गई कि वह सांस भी नहीं ले पा रही है, समझो। तभी यहाँ पे उसकी बुआ बोलते रहे हमने कछु नहीं, हमने सिर्फ काढ़ा पिलाया था, ये लोग फूल रानी कुछ भी बोल रही हैं, इसमें क्या होता है। तभी यहाँ पे वो लोग बोलते नहीं ये बोली थी उपवास है और गाँव देवता के उपलक्ष्य में, आज तक ऐसा कहाँ हुआ है पराशर, मैं सच्ची बता रही हूँ, नूतन के लोगों ने जबरदस्ती पिलाया। ये सुनकर पराशर को गुस्सा आता है। पराशर बोलता है अब क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जाओ तुम लोग दाई को बुला के लेकर। तभी दाई आती है और वह झनक की आंखों को चेक करती है और उसके नस को चेक करती हैं। तभी वह बताती हैं कि नूतन की हालत तो काफ़ी गंभीर है, ये तो सांस भी नहीं ले पा रही। तभी यहाँ पे कंका और उसकी बुआ खुश हो जाती है, बोलती चलो अब दाई के भी आने से कुछ नहीं फ़ायदा हो सकता, अब उसने समझो दम तोड़ दिया है। झनक अपनी
जनक जैसे मानो अपने आखिरी स्टेज पे रहती हैं और वह एक बार उसकी आखिरी विश रहती कि वह अनिरुद्ध से मिले और वो बोलती सर जी मैं आपसे ही मिलना चाहती थी, मरने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे पास लाइफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक बात सच है कि मैंने हमेशा से आपको ही चाहा है और हमेशा से आपको ही प्यार किया है, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो आपका ही है। कहकर वो झनक जाके अनिरुद्ध से लिपट जाती है, लेकिन अनिरुद्ध मानो झनक से दूर जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है और कुछ भी नहीं बोलता। झनक ये सुनकर ये देख के एकदम सदमे में चली जाती है। झनक बोलती है ये क्या कर रहे हैं आप, सर जी कहा चाहे जो भी स्थिति रही हो मैंने हमेशा से आपको ही प्यार किया है और कभी भी आपके साथ गलत नहीं किया, आप मेरी इतनी बेइज्जती की, आप मुझे छोड़ दी, लेकिन फिर भी मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा है। अनिरुद्ध फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। झनक बोलती हाँ मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी करने का वो नहीं है, अब मुझे भी लगता है माँ अब मैं माँ के पास अपने जा रही हूँ और वहीं रहूँगी, गले मिलूंगी अपनी माँ से। तभी पराशर आता है और वहाँ पे पराशर को देख के झनक बताती है कि पराशर ने 5 साल पहले मेरा हाथ थामा था मेरी मदद के लिए, मोन को भी अपनाया था, उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिए थे और मुझे अपना नाम दिए थे, एज ए पत्नी जैसे रखे थे, लेकिन क्या हुआ कुछ भी नहीं। पर मैं फिर भी पराशर से शादी नहीं की थी, लेकिन आपने इस गलत फहमी में हमारे रिश्ते को ख़राब कर दिया और मैं आपके बच्चे की माँ बनने आई हूँ। अभी भी पराशर ही मेरा ध्यान रख रहे हैं, फिर भी सर जी आप मुझे एक बार भी मुड़कर नहीं देखना चाहेंगे। मेरी तो लाइफ में कभी भी खुशियाँ रही ही नहीं, ना प्यार रहा। कश्मीर में थी तो बहुत खुश थी जब तक मेरी माँ थी, लेकिन अगर वो वैभव नहीं आया होता तो आज तक ये नहीं होता। उसकी वजह से मेरी माँ की भी जान चली गई और मैं आज खुद अकेली हो गई। ऐसे फिर सपने से अचानक से बाहर आती, तभी यहाँ पे वो दाई बोलती है कि एक काम कर पराशर, इसको कुछ भी करके अस्पताल ले जाने तो ये जान नहीं बचेगी, इसकी सांसें कुछ चल रही हैं धीमी धीमी सी, बोल नहीं सकते, इसका बच्चा तो छोड़ ये भी बचेगी कि नहीं वो भी हम नहीं बता सकते हैं। पराशर बोलता है अरे ये नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो वो हम क्या करेंगे, हम किसको जवाब देंगे। तभी यहाँ पे फूलरानी कहती तो वैसे भी उसके माँ बाप नहीं है और वो तुम्हारी बुआ ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ा ये सब करने के लिए। पराशर को गुस्सा आता है। पराशर बोलता है लेकिन यहाँ पे हम कैसे लेके जाएँ, यहाँ पे तो कुछ साधन सुविधा भी नहीं है, पैदल लेके जाऊँगा तो हॉस्पिटल इतना जल्दी पहुँच ही नहीं पाऊँगा, तब तो कुछ हालत ख़राब हो गई नूतन की, तो मैं क्या करूँगा। तभी यहाँ पे फूलरानी बोलती है कि तुम देख क्या रहे हो, अपनी बुआ से सवाल करो ना, इस बेचारे निर्दोष को मार दिया, इन्होंने खून कर दिया, इनको शर्म नहीं आई, वो भी गर्भधारण एक स्त्री को मार दिया। तभी कंका बोलती कुछ नहीं बोल रही है, अगर हमने ऐसा मिला होता तो कुछ हुआ रहता ना हमको भी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका भाई जो होता है चिढ़ के सबको डांट देता है और बोलता है शांत रहो, मुझे दीदी से बात करने दो, दीदी मेरी बातें ज़रूर सुनती हैं और मैं दीदी को आवाज़ दूंगा तो वहाँ भी बोलेंगे आप लोग हटिए, सब आप लोग की वजह से हुआ, दीदी को इतना सुनाया इतना डांटा कि वो चली गई हमको छोड़ के, अगर दीदी हमें छोड़ के चली गई मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो दीदी को अपने उठाने लगता है और अंबिका बोलती है कि बेटा तू फटाफट जाके पानी वगैरह सब कुछ लेके आ, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे आरो जो होता है वो बार बार उठा रहा था ईशानी को, लेकिन ईशानी बेहोशी की हालत में रहती है। अभिजीत को भी चेक कर रहा होता है कि जैसे मानो सांसें भी नहीं आ रही होती है, दोनों लोग काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ पे अंबिका अपनी बेटी को पकड़ के, छोटे वाली बेटी को पकड़ के रो भी रही होती। तभी पराशर बोलता है क्या बोला तूने। तभी कंका बोलती है कि अरे मैंने बोला कि बुआ ने ऐसा थोड़ी कुछ मिला होगा, मैं बुआ भरोसा। तभी पराशर बोलता है बस समझ गया, तुम दोनों ने मिलकर घिनौनी चाल चली, अरे तुम दोनों तो उसको शुरू में पसंद नहीं करती थी, लेकिन कंका तू तेरे लिए उसने क्या कुछ नहीं किया और तूने क्या बदले में किया, उसकी जान ले ली। अरे क्यों ले लिया जान, तुझे मुझसे शादी करनी थी, मुझसे शादी करने के लिए तू ये सब करती आई है नाटक। अरे मैं तुझ जैसे खूनी औरत से शादी क्यों करूँगा, जो किसी को जान से मारने के लिए इतना गिर सकता है, उससे शादी क्यों करूँगा मैं। तभी यहाँ पे दामू बोलता है कि अरे बस करो भैया, इन लोग से बहस करना बेकार है, हमें फटाक से भौजी को लेकर यहाँ से अस्पताल के लिए निकलना पड़ेगा। तभी पराशर बोलता है इतना आसान नहीं है, हम कंधे पे कैसे लेके जाएंगे, अपने पास गाड़ी सुविधा साधन कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तभी दानू बोलता है भैया जितना हो सकेगा हम करेंगे, लेके चलो, अपने पास टाइम नहीं है। उसके बाद पराशर जो होता है वो झनक को गोदी में उठा के लेके जा रहा होता है दौड़ते हुए और गाँव से। तभी उसके दोस्त भी उसके साथ जाते हैं। पराशर बोलता है हमें जल्द से जल्द शहर के किसी नज़दीकी अस्पताल में लेके जाना होगा। दूर खड़ी यहाँ पे बुआ और कंका सोच रही थी कि बस ये किसी तरह मर जाए, लेकिन तभी यहाँ पे फूल और रानी आ जाते, बोलते कि आज के बाद हम तुमसे कोनो रिश्ता नहीं रखेंगे, हम क्या कोई भी गांव वाले नहीं, तुमने एक निर्दोष औरत को मारने की कोशिश की, उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी नष्ट करने की कोशिश की, इन औरतों से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। अरे नूतन ने क्या कुछ नहीं किया गाँव के लिए, लेकिन तुम लोग कुछ तो शर्म करो। तभी उसकी बुआ बोलती है तुम लोग बहुत नूतन के सगे हो गए हो, तुम लोग किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा रहे हो, लगाओ, जो करना है करो, जिसको बोलना है, हम जा रहे हैं। ऐसे बोल के लोग चले जाते। तभी यहाँ पे मम्मी आती है और बोलती क्या हुआ, आप लोग काफ़ी घबराए हुए से हैं, कुछ बात हुई क्या। एक्चुअली मैं आप लोगों से बात करने आई थी, मैं एक दिन पहले ही आ जाना चाहिए था पर मुझे लेट हुआ, मैं अब यहाँ पे मेरा दूसरे गाँव में ट्रांसफ़र हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अभी
नहीं रह सकती हूँ। पर यहाँ पे जो अपॉइंट हुआ है, जो मेरे कलीग हैं, मैंने उनको सबको समझा दिया। तो यहाँ पे स्कूल बनेगा तो आप उसकी चिंता मत करिए। कितना काम होगा कितना नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर स्कूल बनने में थोड़ा सा भी वो रह गया तो भी मैं स्कूल किसी भी तरह से अपने अंडर से करा के वो बनवाऊँगी। हो सके चाहे तो मेरे पैसे लगे। लेकिन आप लोग बताए इतने दुखी क्यों? तभी यहाँ पे फूल और रानी बनाते, वो जो नूतन थी ना उसको उसकी बुआ ने मिलकर जहर पिला दिया। तभी यहाँ पे बोलते हैं मिमी अच्छा वो नूतन जो शहर से आई हुई लड़की है, हाँ मिले। तभी यहाँ पे फूल रानी बोलते हैं हाँ वो शहर से आई हुई है, पराशर है ना उसका पति, और उसकी बुआ और कंका ने मिलकर उसको जहर दे दिया। अभी पराशर किसी तरह उसको अस्पताल ले गया है, अब वो नहीं बचेगी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तभी यहाँ पे यह सुनकर मिमी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी फूल रानी बोलती है कि आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? आप तो एक ही बार मिली हो, हम तो उसके साथ रहते थे। तभी मिमी बोलती बहुत अच्छी लड़की थी ना इसीलिए। पर मिमी अपने मन में सोच रही थी कि काश मैं झनक से एक बार और मिल पाती, मैं उसको देख पाती, लेकिन शायद नसीब में यही लिखा था। तभी मिमी बोलती है कि आप लोग मुझे जो भी हेल्प बन पाएगा आप लोग के लिए मैं करूँगी। स्कूल का चिंता मत करिए, स्कूल अगर मुझे मेरे फ़ंड से भी बनवाना पड़े तो भी बनवाऊँगी। फूल रानी बोलती कि हाँ और हम तो चाहते इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले। तभी मिमी बोलती पराशर को बोलिएगा इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दे, ठीक है। ऐसा कह के मिमी वहाँ से विदा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे लाल और बिपाशा रास्ते से जा रहे होते हैं और उसी रास्ते से बिपाशा लाल से टकरा जाती है, जहाँ पे बिपाशा के जो बुक्स होते हैं वो बिखर जाते हैं। तभी लाल और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों का आई कॉन्टैक्ट होता है दोनों का, तो वो लोग देखते हैं कि अरे ये तो वो बिपाशा है। लाल बोलता है अरे बिपाशा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बिपाशा बोलती है लेकिन लाल मैं तो यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? लाल बोलता है मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड से मिलने आया था, लेकिन ट्यूशन तुम कब से टीचिंग का शौक़ पालने लगी? बिपाशा बोलती शौक़ नहीं पाला, अब यही ज़िंदगी का आधार बन गया है और अब यही जीती हूँ मैं। तो लाल बोलता है इंटरेस्टिंग। तभी बिपाशा बोलती है कि तुम यहाँ पे किसी फ्रेंड से मिलने आए थे या मिलने आई थी? कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी? तभी यहाँ पे लाल बोलता है फ्रेंड का कोई जेंडर तो नहीं होता, और वैसे तुम मुझे स्पाई कर रही हो, तुम मुझ पर नज़र रख रही हो, ये सब कर रही हो। मुझे लगा था बिपाशा अब तुम ये सब आदत छोड़ चुकी होगी। तो ये बिपाशा बोलती लाल तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ डेली आती जाती हूँ, मैंने तुम्हें देखा है उसके साथ बाइक पे बैठते हो, उसके साथ खाना खाते हो, तो बस जनरली मैंने पूछ लिया। और अगर वो लड़की भी है चाहे जो है लाल, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तुम किसी से भी तुम इतने अच्छे डिजर्विंग तुम शादी कर सकते हो। मैंने जो किया है मेरी गलतियों की भरपाई मैं कर ही रही हूँ, तो तुम्हें तो अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है ना, इसमें गलत क्या है? मैंने सुना है कि तुम अभी घर पे रहते हो। तभी यहाँ पे लाल बोलता नहीं अब नहीं रहता, पहले आया था अनी के साथ रहता था, वो अप्पू दीदी की वजह से पता है माँ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई, बाबा भी एकदम लाचार हो गए, और अभी वो लोग तो मेरे से ज़्यादा अनी पे ट्रस्ट करते हैं, और अच्छा भी यानी उनको अच्छे से संभाल सकता है, अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर वो मेरे साथ रहेंगे तो दिन भर बोर हो जाएंगे। तब यहाँ पे बिपाशा बोलती पर माँ बाबा को तो तुम्हारी भी तो ज़रूरत है। लाल बोलता है लेकिन मेरी भी तो लाइफ है, मुझे भी तो जीना है, और मुझे मेरी लाइफ ना अकेले जैसे जी रहा हूँ बहुत अच्छी लग रही है। तभी बिपाशा बोलती है कि ठीक है तुम जैसे भी जी रहे हो ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पराशर जो होता है वो दौड़ के झनक को लाता है और बोलता है एडमिट करने के लिए, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट हूँ पराशर को डांटने लगती है कि ये क्या है, ये कोई तमीज़ है? लाइन लगाओ, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब आना। तभी पराशर बोलता है कि अरे इसकी हालत बहुत ख़राब है मैडम, प्लीज़ इसको बचा लीजिए, हम इतना ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं। तभी वह लेडी बोलती है कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अंदर आने के लिए? तभी यह सुनकर दामू बोलता है कि ये लड़की तू चुपचाप इसको अंदर ले देंगे, एक तो फ़ोन पर कब से बतिया रही है और हमको बोलती लाइन से तेरे लिए इंसान ज़रूरी है भी नहीं, अगर इसको कुछ हो गया ना तेरे अस्पताल को छोड़ूंगा नहीं मैं। तभी वहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेटर आता है, बोलता है कि आप लोग शांति से रुकिए, अभी आपसे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है हो सकता है कि हमसे आगे और पीछे लोग हों, लेकिन उनकी जान इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आखिरी सांसें गिन रही, प्लीज़ इसका इलाज कर दीजिए सर। लेकिन वो जो था सामने से मना कर देता है, बोलता नहीं आप जैसे आए हैं वैसे बैठेंगे, हम कुछ नहीं जानते। फिर पराशर का गुस्सा भड़क पड़ता है। पराशर बोलता है अगर इसका इलाज शुरू नहीं किया तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचा दूंगा, तुम जानते नहीं हो, मैंने बोला ना इसका इलाज होना चाहिए, मतलब इलाज होना चाहिए, इंसानों का कुछ तुम लोगों को इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं। तभी हॉस्पिटल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। दामू भी बोलता है और तू कब से बोल रही लाइन लगा लाइन लगा, नहीं लगाएंगे लाइन, क्या कर लोगे तुम लोग को इलाज करने को बोला जाता है, हम माना कि हम लोग गरीब लोग हैं, लेकिन इसके जीवन का तो मोल है ना, और इस जीवन का मोल का सबका होता है, तो तुम लोग इस तरह से भेदभाव क्यों कर रहे हो? आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मिमी ज्योति और अनिरुद्ध को इन्फॉर्म करती है झनक की तबियत के बारे में। ये सुनकर अनिरुद्ध एकदम शॉक हो जाता है। देखते हैं झनक बच पाती है या नहीं। आगे एपिसोड पर से बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।